शिवम आकर देखता है कि अनन्या रोई जा रही थी। वो सीधे अपनी माँ के पास जाता है। रीमा जी उसे पूरी बात बताती हैं कि रिया के नानी के घर से वापस आते समय उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उनकी मौत हो गई। खाई में गिरने की वजह से गाड़ी में आग लग जाती है और उन सब की बॉडी भी नहीं मिलती है। अनन्या को यहाँ बुलाने के बाद सारी सच्चाई बताई जाती है और जब से उसे पता चला है तब से बस रोई जा रही है। एक शब्द भी नहीं कहा उसने। तू जाकर देख, उससे बात कर, शायद वो कुछ कहे। इस तरह चुप रहना भी सही नहीं है। ये सब सुनकर शिवम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये क्या हो गया है। पर इस समय उसका शांत रहना बहुत जरूरी था। अनन्या को इस समय उसकी बहुत जरूरत थी। एक वही था जिससे अनन्या अपना दुख बांट सकती थी, पर वो सबके सामने कुछ नहीं कहना चाहता था। धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं। शिवम अनन्या के पास जाता है और उससे कहता है कि देखो अनन्या, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है, पर तुम इस तरह हार मानकर बैठ जाओगी तो कैसे चलेगा। तुम्हें आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। पर अनन्या कोई जवाब नहीं देती है। उस पर तो जैसे किसी बात का असर ही नहीं होता है। रीमा जी शिवम से कहती हैं कि वो अनन्या को लेकर उसके कमरे में चला जाए। वो वहीं उसके खाने के लिए लेकर के आती है। जब से वो यहाँ आई है उसने कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। शिवम अनन्या को उसके कमरे में ले जाता है। रीमा जी भी वहीं खाना भिजवा देती है। शिवम चाहता था कि अनन्या कुछ बोले, पर अनन्या बिल्कुल ही चुप थी। सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। शिवम से अनन्या की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे रोने से तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी तो रोती रहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। रो लो जितना रोना है, जी भर कर रो लो। शिवम कुछ और कहता उससे पहले ही अनन्या उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते उससे कहती है, अब तो मैं अकेली हो गई शिवम। वैसे पहले भी अकेली ही थी, पर कम से कम नाम के लिए ही सही परिवार तो था। पर अब तो वो भी नहीं रहा। पापा भी चले गए मुझे छोड़कर। शिवम उसे चुप कराते हुए कहता है कि मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ। तुम परेशान क्यों होती हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई टाइम पास करने के लिए रिश्ता नहीं छोड़ा है, चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना तुम्हारे खिलाफ हो। पर मुझे तुम हमेशा अपने पास पाओगी, अपने साथ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज रो लिया है तुमने, अब मुझे तुम्हारे इन आंखों में आंसू नहीं दिखने हैं। अगर अब तुम रोई तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा और फिर कभी भी तुम्हें नहीं मिलूंगा। अनन्या उसका हाथ पकड़कर कहती, प्लीज़, आज तुमने ऐसा कहा, फिर कभी मत कहना। अब सिर्फ तुम ही हो मेरी ज़िंदगी में। शिवम उसके आंसू पोंछते हुए कहता, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस तुम खुश रहो। मुझे पता है कि ये समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, पर इस तरह से रोने से नहीं चलेगा ना। और तुम तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो। तो चलो अब खाना खा लो, मैंने भी कुछ नहीं खाया है। शिवम के साथ अनन्या थोड़ा सा खाना खा लेती है। फिर शिवम रीमा जी से कहता है कि क्यों ना हम अनन्या को अपने साथ अपने घर ले चले। वैसे भी यहाँ वो अकेली रहेगी तो ज़्यादा परेशान रहेगी, और हमारे साथ रहेगी तो इन सब से आगे बढ़ेगी। रीमा जी को शिवम की बात सही लगी। वो उससे कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले उससे तो पूछ ले जिसे जाना है। अगर वही नहीं मानी तो शिवम ने कहा, आप चिंता मत करिए, अनन्या से मैं बात कर लूँगा। शिवम अनन्या से उसे अपने साथ चलने को कहता है। पहले तो अनन्या मना कर देती है, पर शिवम के आगे किसी की नहीं चलती है। अनन्या अपना कुछ जरूरी सामान लेकर शिवम के साथ उसके घर चली जाती है। वैसे तो वो पहले भी उसके घर आई थी, पर अब उसे सब अजीब लगता है। वो जल्द से जल्द कोलकाता वापस जाना चाहती थी। रीमा जी आज की रात उसे मुस्कान के साथ उसके रूम में ही रहने को बोलती हैं। अनन्या भी सीधे मुस्कान के रूम में जाकर सो जाती है। शिवम जब देखता है कि वो सो गई है तो वो सोचता है कि शायद ज़्यादा थक गई है, इसीलिए सो गई है। अगली सुबह शिवम सबसे पहले उठकर किचन में जाकर चाय बनाने लगता है। रीमा जी ये देखकर हैरान हो जाती हैं, जो लड़का कभी जल्दी उठता नहीं था आज वो सबसे पहले उठ गया है और अब चाय बना रहा है। क्या हुआ रासू, आज सूरज कहाँ से निकला। रीमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या माँ आप भी, बस नींद खुल गई और चाय पीने का मन किया तो बना लिया। कोई जुर्म कर दिया क्या मैंने सुबह जल्दी उठकर। अरे नहीं रासू, मैंने तो बस यूं ही कहा। चल, मेरी किस्मत में तेरे हाथ की चाय भी लिखी थी, मुझे पता नहीं था। तब तक अनन्या भी उठ जाती है और नीचे आकर देखती कि शिवम
और रीमा जी चाय पी रहे होते हैं। अनन्या आकर उनसे कहती है कि उसकी कल की टिकट्स हो गई है, वो कल दोपहर तक निकल जाएगी यहाँ से। रीमा जी उससे कहती है कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, कुछ दिन यहाँ रुक जाओ, मन सही हो जाए फिर चली जाना। अनन्या उनसे कहती नहीं आंटी, जितने जल्दी जाऊंगी उतना ही अच्छा है, वहाँ काम में रहूंगी तो बिजी रहूंगी, वरना जब तक यहाँ रहूंगी वही सब दिमाग में चलेगा। और आज मैं घर जाकर अपना कुछ सामान ले आऊंगी और चाबियाँ आपको दे दूंगी। शिवम वहाँ बैठे बैठे ये सब सुन रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। रीमा जी ने शिवम से कहा कि रासु, तू अनन्या को साथ ले जाना और साथ लेकर आना। शिवम हाँ कहकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर रीमा जी भी अपने काम में लग जाती हैं। अनन्या तैयार होकर शिवम के कमरे में उसे बुलाने चली जाती है। वहाँ शिवम बैठे फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था, तो अनन्या उससे कहती है कि अब चले। शिवम उसे हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों उसके बाइक पर बैठकर अनन्या के घर आ जाते हैं। पूरे रास्ते शिवम चुप ही था, जिससे अनन्या समझ जाती है कि शिवम गुस्से में है, और शायद क्यों है वो भी समझ जाती है। घर पहुंचकर अनन्या अपना कुछ सामान लेकर शिवम से कहती है कि क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों हो। शिवम उससे कहता है कि तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ने लगा मेरे गुस्सा होने से, तुमने जो करना है वो तो करोगी ही, तो अपना काम करो और यहाँ से चली जाओ। कल जा रही थी, आज ही चली जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है रुकने की। इतना सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं बैठ गई। शिवम ने महसूस किया कि उसने क्या बोल दिया। गुस्से में शिवम क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं है। जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसे ही रुला दिया। शिवम उसके पास जाकर कान पकड़कर सॉरी कहता है। सॉरी अनन्या, वो तुमने खुद ही जाने का फैसला ले लिया, इसी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया था, इसीलिए गुस्से में ये सब बोल दिया। वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, पर तुम समझो शिवम, अभी मेरा जाना ही सही होगा। मुझे कुछ समय अकेले रहना है। और हाँ, एक बात और है, मैंने वो हॉस्टल छोड़ दिया है और अपने ऑफिस के पास ही एक रूम ले लिया है। अब वहीं रहूँगी। उसका एड्रेस और मकान मालिक का कार्ड ये रहा। वो सब तो ठीक है, पर तुम शिफ्ट क्यों हो रही हो, हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम है क्या। शिवम ने पूछा। नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस रोज़ के सफ़र से बचने के लिए शिफ्ट कर रही हूँ। अब चलेगा। हाँ चलो। शिवम और अनन्या साथ घर आते हैं। रीमा जी दोनों को खाना परोसकर मुस्कान के साथ बाजार चली जाती है। अगले दिन शिवम अनन्या को स्टेशन छोड़ देता है। इस बार अनन्या उसे अपने साथ आने नहीं देती है। शिवम उसे छोड़कर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहाँ कॉलेज में शिवम को खोजते खोजते सौम्या उसके क्लास के बाहर आती है। शिवम उसे देखकर अपना सिर पकड़ लेता है। सौम्या उसे बात करने की कोशिश करती है, पर शिवम हर जगह उससे दूर ही रहता है। यहाँ अनन्या की ज़िंदगी भी अपनी पटरी पे आ जाती है। वहीं शिवम भी मन लगाकर पढ़ाई करता है। आखिरकार अब उसे कुछ बनना था अनन्या के लिए। देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। शिवम अपने फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम देकर घर आ जाता है। दोनों फ़ोन के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी बीच शिवम ने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इस प्रिपरेशन की वजह से शिवम अनन्या से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। वहीं अनन्या सोचती है कि इस बार छुट्टी में वो कुछ दिन के लिए घर आ जाए, इसी बहाने शिवम के साथ भी कुछ समय बिताने को मिल जाएगा। तो अनन्या छुट्टी लेकर घर आ जाती है, पर इस बार वो अपने घर ही जाती है। वहीं अनन्या की बुआ भी उससे मिलने आती है। अनन्या के आने की बात सुनकर रीमा जी शिवम के साथ उसके घर आती हैं उससे मिलने। वहाँ आकर वो अनन्या की बुआ से भी मिलती हैं। अनन्या की बुआ उनसे कहती है कि उन्होंने अनन्या के लिए एक लड़का देखा है। लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा और समझदार है, खुद का बिजनेस है उसका, यही लखनऊ में रहता है। घर पे उसकी माँ और बहन रहती हैं। बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, पर अनन्या मान ही नहीं रही है। अब कब तक वो इस तरह अकेली रहेगी, उसे आगे भी तो बढ़ना है। इसकी अकल पे तो पत्थर पड़ गया है। अब आप ही इसे कुछ समझाइए। रीमा जी अनन्या को समझाने के लिए उसे उसके कमरे में ले जाती है। वहीं शिवम ये सब सुनकर शॉक्ड हो गया। उसने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। रीमा जी अनन्या से कहती है कि अगर लड़का अच्छा है तो एक बार मिलकर देख लो, मिलने में तो कोई बुराई नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें लड़का पसंद ना आए तो मना कर देना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। अनन्या चाह कर भी अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकती थी। सबसे पहले वो शिवम से बात करना चाहती थी। रीमा जी उसे सोच में देखते हुए कहती है, ठीक है, तुम्हें सोचने का समय चाहिए तो समय ले लो, पूरी ज़िंदगी का फैसला है तो सोच लो अच्छे से। रीमा जी और शिवम
वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर शिवम सबसे पहले अनन्या को कॉल करता है और कहता है कि अनन्या, मैं रात को आऊँगा तुमसे मिलने, तो अपनी खिड़की खुली रखना। अनन्या उससे हाँ कहकर फ़ोन रख देती है। रात में शिवम उससे छुपकर अनन्या के घर के नीचे आकर उसे कॉल करता है। अनन्या भी उसी का इंतज़ार कर रही होती है। शिवम जैसे ही उसके रूम में आता है, अनन्या उसके गले लग जाती है। देखो शिवम, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं मिलना किसी से भी, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो। अगर सब ऐसे ही करते रहे ना, तो मैं यहाँ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि दोबारा मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। अरे अनन्या, तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात उस बंदर से मिलने की, तो एक काम करो, अपनी बुआ से प्यार से बात करना और उनसे कहना कि अभी कुछ ही समय में तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, तब तक के लिए वो रुक जाए। उसके बाद तुम इस बारे में सोचोगी। अब ज़्यादा परेशान मत हो, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई और देखने आएगा, उसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, फिर किसी और को देखने लायक नहीं रहेगा। और मैं सोच रहा था कि माँ से हमारे बारे में बात कर लूँ, उन्हें पता होना चाहिए। अगर उन्हें कहीं और से पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा ना। अनन्या उससे अलग होते कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया तो? अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आई तो फिर तुम क्या करोगे? शिवम स्माइल करते हुए कहता है कि उसकी टेंशन तुम मत लो, वो मेरी माँ है और उनके लिए मेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम उन्हें ज़रूर पसंद आओगी। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि मुझसे शादी करनी है या बस ज़िंदगी भर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर ही रहना है? वैसे मैंने तो सब सोच लिया है कि शादी में क्या क्या करना है। सारी तैयारी मेरे दिमाग में सेट है। हनीमून में कहाँ जाना है वो भी सब सोच लिया है। हनीमून की बात सुनकर अनन्या उसका हाथ पकड़कर उछल उछल कर उससे पूछने लगती कि कहाँ जाने का सोचा है। इस समय वो बिल्कुल बच्चों की जैसी लग रही थी। शिवम उसे अपने पास बिठाते हुए कहता है कि थोड़ा सब्र करो और ये सब तो तब होगा जब हमारी शादी होगी। तो पहले मुझे कुछ बन जाने दो, फिर तुम्हें बता दूंगा। तुम बहुत बुरे हो, अगर बताना ही नहीं था तो आधी बात भी क्यों बताई? जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और अब तो मैं जरूर मिलूंगी उस लड़के से, देख लेना तुम। अनन्या का इतना कहना था कि शिवम उसकी तरफ झुककर उसके होठों को चूम लेता है। अनन्या कुछ समझ ही नहीं पाई। उससे अलग होते ही शिवम कहता है कि आज कह दिया, दोबारा कहा ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे उस बंदर का वो हाल करूंगा ना कि जिंदगी भर पछताएगा। और एक बात, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, तो किसी और के बारे में सोचना भी नहीं। अनन्या उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है कि अरे शिवम, मैंने तो बस मजाक में बोला था। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, समझे एंग्री यंग मैन? अब तुम जाओ, मुझे सोना है। तो सो जाओ, मैं कौन सा तुम्हें डिस्टर्ब करूँगा। तुम यहाँ सो जाओ, मैं तुम्हें रात भर देखता रहूँगा। शिवम ने कहा, नहीं, तुम जाओ, समझे? और अब दरवाजे से जाओगे, पर तुम्हारी बुआ ने देख लिया तो? शिवम ने कहा, अरे वो सो चुकी है, तुम दरवाजे से ही जाओ। और कल के लिए ऑल द बेस्ट। लव यू टू माही। अगली सुबह शिवम रीमा जी से कहता है कि माँ, आज मंगलवार है तो चलिए मंदिर चलते हैं। रीमा जी उससे कहती है कि अरे राशु, क्या बात है, आज तो मेरे साथ मंदिर चलेगा? वाह, चल, बहुत अच्छी बात है। दोनों मंदिर जाते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद शिवम उससे कहता है कि माँ, कुछ देर यहीं बैठे, आपसे कुछ बात भी करनी है मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों वहीं मंदिर में बैठ जाते हैं। हाँ रासू, बता क्या बात है। वो माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। शिवम कुछ कह ही नहीं पाता है। हाँ रासू, बोलना, क्या बात है, इतना सोच क्यों रहा है? वो माँ, शिवम की गाड़ी फिर अटक जाती है। तो अनन्या से प्यार करता है ना, यही ना? शिवम तो चौंक जाता है कि उन्हें ये बात कैसे पता। क्या हुआ रासू, यही सोच रहा था ना कि मुझे कैसे पता चला? मैं तेरी माँ हूँ, तेरी आंखें देखकर बता सकती हूँ कि तेरे दिल में क्या चल रहा है। और कल जब से अनन्या की शादी की बात चली है, तब से तेरे चेहरे पे 12 बजे हुए थे। और कल तू अनन्या से मिलने भी गया था, उसके बाद ही तेरा मूड सही हुआ है, ये भी मुझे पता है। और ये तू मुझे मंदिर क्यों लाया है वो भी पता है क्यों लाया है। वैसे तो मुझे अनन्या पसंद है, पर शिवम, वो तुझसे बड़ी है, तूने सोचा है ना इस बारे में? देखो, तुम दोनों की ही ज़िंदगी साथ में बितानी है, तो तुम दोनों ने सब सोच लिया है ना? हाँ माँ,
मैंने अच्छे से सोच लिया है सब, और आप जानते हो मैं ऐसे ही कुछ नहीं कहता हूँ। जब एक बार सोच लिया तो सोच लिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। चल अब, जिसमें तेरी खुशी उसमें मेरी खुशी। पर तू अब अपने कैरियर के बारे में भी सोच ले। अब तू चल, और मुझे घर छोड़ने के बाद अनन्या से बात कर ले, वो भी परेशान होगी। हाँ माँ, चलो पहले आपको छोड़ दूँ। घर पहुंचकर शिवम रीमा जी को हक करते हुए कहता है कि लव यू माँ, आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। चल अब जा और अनन्या को भी बता दे। शिवम खुशी खुशी अनन्या से मिलने जाता है। दोनों गंगा घाट पे जाते हैं। शिवम उसे बताता है कि माँ ने हम दोनों के लिए हाँ कह दी है। ये सुनकर अनन्या खुश होती है, पर वो थोड़ी सी परेशान भी होती है इस बात को कि वो शिवम भी महसूस कर रहा होता है। क्या हुआ अनन्या, तुम परेशान हो? कोई बात है तो बताओ। वो शिवम, मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है मिहिर, उसने मुझे परेशान कर रखा है। जब देखो तब कॉल मैसेज करके परेशान करता रहता है। इतना सुनकर ही शिवम का पारा हाई हो जाता है। वो अनन्या से कहता है कि ये क्या लगा रखा है, सबने पूरी दुनिया को सिर्फ तुम ही मिली हो। जिसे देखो वो मेरी जान को अपना बनाने में लगा हुआ है। वहाँ वो, यहाँ तुम्हारे ऑफिस में ये एक नया नमूना, सबने मिलकर मेरी वाट लगा रखी है। देखो, तुम अपना ट्रांसफ़र ले लो यहाँ से। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम वहाँ अब अकेली रहो, तुम यहाँ वापस आ जाओ। पर शिवम, ये सब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। पर अभी तो एक वीक के लिए मैं यहीं हूँ, तो तुम ये सब छोड़ो, मैं आज ही अपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दूँगी। अब तुम अपना मूड सही करो। पर शिवम का मूड सही होने से रहा। शिवम मुझसे कहता है कि चलो अब तुम्हें घर छोड़ दूँ, फिर मुझे कुछ काम है। अनन्या ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उसके साथ चली जाती है। शिवम अपने घर जाता है और बहुत गुस्से में होता है। तभी उसे सौम्या का कॉल आता है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फ़ोन का आंसर नहीं करता है और फ़ोन साइलेंट कर देता है। तभी सौम्या का मैसेज आता है कि वो कल उससे मिलने उसके घर आ रही है। शिवम ने वो मैसेज देखा नहीं और वो सो जाता है। अगली सुबह शिवम नहा धो करके अनन्या से मिलने जाने ही वाला होता है कि उसके सामने सौम्या आ जाती है। उसे देखकर शिवम का दिमाग और खराब हो जाता है, पर इस समय वो सबके सामने कोई तमाशा भी नहीं करना चाहता था। कैसे हो शिवम? कॉलेज खत्म होने के बाद तो जैसे मुझे भूल ही गए, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। और वो शिवम को हक करती है। तभी मुस्कान और रिद्धिमा भी सामने आ जाती है। मुस्कान रिद्धिमा के कान में धीरे से कहती है कि देखो दी, ये कौन सा नया नमूना आ गई, और देखो कैसे भैया के गले लगे पड़ी है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। चुप कर मुस्कान, किसी के सामने ऐसे नहीं बोलते। शिवम उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे घर आने वाली हो, कम से कम कॉल तो करना चाहिए था ना। सौम्या कुछ कहती उससे पहले ही मुस्कान उससे कहती कि भैया, तो ये आपके बिन बुलाए मेहमान का नाम क्या है? मेरा नाम सौम्या है और मैं शिवम के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। तो यहाँ क्या भैया के गले लगने आई हो? मुस्कान ने मरने में कहा। तब तक रीमा जी भी आ जाती है। शिवम उनसे कहता है कि माँ, ये सौम्या है मेरी दोस्त। नमस्ते आंटी, सौम्या ने कहा। खुश रहो, रीमा जी ने कहा। रिद्धिमा और मुस्कान, मेरे साथ जरा किचन में आना तो। जी माँ। और वो दोनों अंदर चली गई। अच्छा शिवम, ये बताओ तुमने मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया ना? और एक मैं सारा दिन बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। देखो सौम्या, तुम जिस काम के लिए आई हो वो काम करो और जाओ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अरे घर आए मेहमान से कोई ऐसा बर्ताव करता है? रीमा जी ने किचन से आते हुए कहा। लो सौम्या, नाश्ता कर लो। शिवम, तू भी खा ले और फिर जहाँ जाना होगा चले जाना। सौम्या शिवम का हाथ पकड़कर कहती, हाँ शिवम, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। शिवम अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूर होते हुए कहता है कि माँ, आप सौम्या को नाश्ता करवाइए, मुझे कुछ काम है, मैं अनन्या के साथ नाश्ता कर लूँगा, आप फिक्र मत करना। अब मैं चलता हूँ माँ। सौम्या, तुम नाश्ता करके जाना, बाय। और शिवम अपनी बाइक लेकर निकल जाता है। सौम्या वहीं खड़ी रह जाती है और मुस्कान हंस रही होती है। शिवम जल्दी से अनन्या के घर जाता है। वहाँ अनन्या नाश्ता बना रही होती है। उसे देखकर वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम नाश्ता बना रही हो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। वैसे बना क्या रही हो? आलू के पराठे और दही है, बस, इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत करना, और जो भी चाहिए वो खुद बना लो, अनन्या ने कहा। अरे तुम तो बहुत तेज जवाब देती हो। कोई ऐसे बात करता है अपने होने वाले पति से?
और मैं तुमसे कोई मजदूरी थोड़े करवाऊंगा। मेरे होते हुए तुम खाना बनाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तुम बस मेरे सामने बैठी रहना और मुझसे बात करना, खाना मैं बना दिया करूंगा। अच्छा, तुम ऐसा करोगे? चलो अच्छा है, मुझे हर सुबह बेटी पिलाना। अरे एक बार शादी तो हो जाने दो, मैं तुम्हें खुद से दूर ही नहीं जाने दूंगा। हर समय बस तुम और मैं, और कोई भी नहीं। ये सुनकर अनन्या तो शर्म से लाल हुई जा रही थी कि पीछे से आकर शिवम उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है कि क्या हुआ, अभी से सोचने लगी उस बारे में? नहीं नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम कितने बेशर्म हो। इसमें बेशर्मी क्या, तुमसे ही तो कह रहा हूँ। अब चलो जल्दी से मुझे खाना खिला दो। शिवम उसे अपने साथ ले जाता है और अनन्या उसे पराठे खिलाने लगती है। खाना खाते हुए शिवम पूछता है कि वैसे तुम्हारी बुआ जी कहाँ गई? वो चली गई आज सुबह, क्योंकि मैंने उस लड़के से मिलने के लिए मना कर दिया, तो गुस्सा होकर चली गई। एक तरफ से तो अच्छा ही हुआ कि वो चली गई। अब मैं आराम से तुम्हारे साथ यहाँ कुछ समय बिता सकता हूँ। वहाँ मेरे घर पे तो शैतान की नानी आ धमकी है। कौन आई है शिवम? अनन्या ने प्लेट रखते हुए पूछा। पहले यहाँ आओ फिर बताऊंगा। अच्छा, 2 मिनट रुको, मैं भी आई। अनन्या शिवम के पास बैठते हुए पूछती है कि अब बताओ कौन आया है। शिवम उसकी गोद में लेटते हुए कहता है कि सौम्या आई हुई है। पता नहीं क्यों मेरे घर चली आई। आ गई तो क्या हुआ, शिवम तुम्हारी दोस्त है ना वो। पर अनन्या वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, कहती है कि मुझसे प्यार करती है। तो उसे सीधे सीधे कह दो कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, उसमें क्या है? तुम्हें क्या लगता है अनन्या, मैं उसे नहीं कहा होगा? पर वो पागल है, उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। अच्छा ये बताओ शिवम कि खाना क्या खाओगे? आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तुम बस मेरे सामने बैठी रहना और मुझसे बात करना। अच्छा शिवम सुनो ना, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो ना। इतना सोच क्यों रही हो? मैं सोच नहीं रही हूँ, बस कह रही हूँ, और तुम चुपचाप सुनो। वो अगले हफ्ते करवा चौथ है और मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। तो रख लो, उसमें क्या है। अब तुम नहीं रखोगी तो कौन रखेगी? मुझे तो ये सुनकर ही अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे लिए व्रत रखोगी। अच्छा तो तुम टाइमली आ जाना मेरा व्रत तोड़वाने। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ भूखी रह जाऊं और वहां तुम खा पी करके सो गए। शिवम उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस मुझे एक बार याद दिला देना, कहीं मैं भूल ना जाऊं। अनन्या गुस्सा होते हुए कहती कि नहीं, मैं याद नहीं दिलाऊंगी। अब तुम्हें याद रहा तो आ जाना, और भूल गए तो भूल जाना। शिवम उससे कहता है कि अरे यार, तुम ऐसे ही गुस्सा हो रही हो, मैंने तो ऐसे ही कहा। अब चलो तुम यहीं बैठो, मैं खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए। शिवम खाना बनाकर अनन्या को बुलाता है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। तभी सौम्या वहां आ जाती है और उन दोनों को साथ में ऐसे देखकर जल भून जाती है। वो शिवम के पास आकर कहती है कि क्या शिवम, यहाँ मैं इतनी दूर से मैं तुमसे मिलने आई हूँ, और एक तुम हो कि यहाँ बैठे हो। कभी इतने प्यार से मेरे पास भी बैठ जाया करो। ऐसा भी क्या है इसमें जो इसके साथ हो? ये सुनकर शिवम का तो पारा हाई हो गया। वो उससे गुस्से में कहता है कि जो कहना है मुझसे कहो। अगर अनन्या को कुछ भी कहा ना, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। और एक बात समझ जाओ अच्छे से, मैं अनन्या से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। अब मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। शिवम उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है और घर का दरवाजा बंद कर देता है। शिवम इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, अनन्या ने कहा। पर तुमने देखा नहीं वो कैसे बात कर रही थी। अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, समझी तुम? शिवम को इतना गुस्से में देखकर अनन्या ने चुप रहना ही सही समझा और वो अपने कमरे में चली गई। तभी शिवम को आयुष को कॉल आता है और वो उससे बताता है कि आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है और वो पास हो गया है। शिवम उसे बधाई देता है। तभी उसे याद आता है कि एग्जाम तो उसने भी दिया था, पता नहीं मेरा क्या होगा। वो आयुष से कहता है कि ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, और अपना रिजल्ट चेक करता है तो देखता है कि उसका नाम टॉप 5 में है। ये देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। पर वो अभी किसी से भी कुछ कहना नहीं चाहता था। उसने सोचा था कि वो अपनी माँ और अनन्या दोनों को एक साथ में ये बात बताएगा। वो सोच रहा था कि बस अब एक बार ज्वाइन कर लो, फिर घर पे पापा से भी बात कर लूँगा अनन्या के बारे में। शिवम ने सोचा था कि परसों ही वो अनन्या को
और माँ को ये खबर सुनाएगा। शिवम बहुत ही ज़्यादा खुश था। आखिरकार सब वैसा ही हो रहा था जैसा वो चाहता था। पर अब उसे अनन्या से बात करनी थी, क्योंकि वो गुस्से में थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया और कहीं और का गुस्सा उसने उस पर उतार दिया। वो अनन्या को खोजते हुए उसके रूम में जाता है, जहाँ अनन्या अपने बालकनी में चुपचाप बैठी रहती है। शिवम वहाँ जाकर उससे अपने रूड बिहेव के लिए माफ़ी मांगता है। सॉरी अनन्या, वो गुस्से में थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया, मुझे माफ़ कर दो। पर तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इट्स ओके शिवम, अनन्या ने कहा, पर उसके चेहरे से लग रहा था कि वो अभी भी दुखी है। शिवम उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम कभी मुझसे नाराज़ नहीं होती हो, और एक मैं हूँ कि हमेशा गुस्सा करता रहता हूँ, हमेशा तुमसे नाराज़ हो जाता हूँ। लेकिन मुझे एक बात पता है कि मैं कितना भी गुस्सा कर लूँ, कितना भी नाराज़ हो जाऊँ, तुम मुझे मना ही लोगी। पर जिस दिन मैं नहीं रहूँगी उस दिन क्या करोगे? अभी तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें मेरी कद्र नहीं है। देखना, कभी तुमसे दूर चली गई ना, तब तुम्हें मेरी वैल्यू समझ में आएगी। अनन्या ने कहा, तब देखूंगी किसके ऊपर इतना गुस्सा करोगे, या तुम्हारा क्या है ढूंढ लोगे किसी को जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त करे। ये सुनकर शिवम की पलकें गीली हो जाती हैं। जब अनन्या शिवम की तरफ देखती है तो उसे बुरा लगता है जो भी उसने कहा। वो शिवम की दोनों आंखों को चूमते हुए कहती कि आई एम सॉरी शिवम, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, रियली सॉरी। शिवम उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, पर आज के बाद दोबारा ऐसा कभी मत कहना। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, और मुझसे दूर जाने की बात भी कभी मत करना। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। अच्छा प्रॉमिस, मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी, पक्का? तो शिवम ने कहा, हाँ पक्का। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सुबह से यही हूँ, माँ भी चिंता कर रही होगी, और घर जाकर कुछ काम भी है मुझे। शिवम ने कहा, अच्छा ठीक है, पर ध्यान से आना, और घर पहुँचकर मुझे कॉल कर देना। ओके, जो आ गया मैडम। शिवम अपने घर चला जाता है, और वहीं अनन्या अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र के लिए मेल सेंड कर देती है। उस दिन के बाद से शिवम सबसे खुशी खुशी बात कर रहा था। मुस्कान और रितमा ये देखकर तो सोचे पड़ गई कि राजकुमार का मूड इतना अच्छा कैसे। कुछ दिन बाद इसी तरह बीत जाते हैं, और फिर एक दिन मुस्कान शिवम के पास एक लेटर देने आती है और कहती कि भैया ये आपके लिए। शिवम उसे खोलकर देखता है तो जिसमें उसे उसके ज्वाइनिंग के बारे में सब कुछ लिखा होता है, और ये भी कि उसकी पोस्टिंग लखनऊ में हुई है। हालांकि लखनऊ से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी उसे अपने घर से दूर ही रहना पड़ेगा, या यूँ कहें कि अनन्या से दूर रहना पड़ेगा। आज करवा चौथ के दिन ही शिवम ने अपनी माँ और अनन्या को अपनी जॉब के बारे में बताने का सोच रखा था, पर उसने सोचा कि आज वो अनन्या को सरप्राइज देगा, इसलिए उसने सुबह से अनन्या से बात भी नहीं की और ना ही उसका फ़ोन का जवाब दिया। वहीं अनन्या परेशान हो रही थी कि शिवम तो ऐसा कभी करता नहीं है। एक तो भूख से जान बेहाल हो रही थी, और ऊपर से शिवम का कुछ पता भी नहीं था। वो बेचारी खुद इतनी परेशान थी, पर वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। इसी तरह शाम हो जाती है, पर उसकी शिवम से कोई बात नहीं होती है। अनन्या को लगता है कि कहीं शिवम व्रत की ये बात भूल तो नहीं गया। कुछ देर बाद शिवम अपनी माँ को लेकर के अनन्या के घर आता है। अनन्या शिवम को देखकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि कहाँ थे तुम सुबह से? यहाँ मैं इतनी परेशान थी और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। शिवम उसके कान में धीरे से कहता है कि पहले ये तो देख लो मैं किसके साथ आया हूँ, फिर मुझे डांट लेना। अनन्या उससे दूर हटते हुए देखती है कि शिवम के पीछे रीमा जी खड़ी थी और उन दोनों को ही देखे जा रही थी। उन्हें देखकर तो अनन्या शर्म से लाल हुए जा रही थी। रीमा जी उन दोनों से कहती हैं कि पहले देख तो लो कि आसपास कोई और भी है या नहीं। शिवम उनसे कहता है कि क्या माँ, आप भी? अब चलिए, मुझे आप दोनों से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। शिवम उन्हें और अनन्या को अपने सामने बिठाते हुए कहता है कि अब आप दोनों ध्यान से सुनना, और जब तक मैं अपनी बात ना कह दूं आप लोग कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है रासू, तू बात बता तो सही, क्या बात है? वो माँ, मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग लखनऊ में हुई है। ये बात सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए, और दोनों से कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। उन दोनों को चुप देखकर शिवम कहता है कि क्या हुआ आप दोनों को? मैंने जो कहा वो आपने सुना भी या नहीं? या आपको ये सुनकर कोई सदमा लग गया क्या? और आप लोग रो क्यों रहे हैं? अरे पागल, इतनी खुशी की बात बताई है तूने कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
वहीं अनन्या उससे कहती कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने एग्जाम दिया और रिजल्ट आया, तब भी कुछ नहीं बताया। अरे आप दोनों के इतने सारे सवाल हैं, तो सबसे पहले मैं इसीलिए किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था कि जब तक ज्वाइन नहीं कर लूँगा तब तक किसी को नहीं बताऊँगा। और आज इतना स्पेशल दिन है तो सोचा कि अपनी लाइफ की दो सबसे स्पेशल वुमेन्स को एक साथ ये बात बताऊं, इसलिए आज आप दोनों को एक साथ बताया। रीमा जी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उन्होंने शिवम और अनन्या दोनों को गले लगाया और दोनों से कहा कि अब बहुत ही जल्दी तुम दोनों की शादी करवानी है। बस मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों के लिए। वैसे रासू, तो ये क्या कह रहा था कि आज के दिन बहुत खास है? ऐसा क्या खास है आज? ओ माँ, आज अनन्या ने मेरे लिए पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा है, तो हुआ ना ये दिन खास। पर अनन्या, ये व्रत तो शादीशुदा औरतें रखती हैं, फिर तुम कैसे? माँ, हम दोनों ने एक दूसरे को ही अपना जीवन साथी माना है, और शादी तो बस एक रस्म है। मेरी जिंदगी में अब कोई और नहीं आएगी, तो आप ये टेंशन मत लीजिए। और कल पापा से बात करनी है, वो सोचिए। ठीक है, जब तुम दोनों खुश तो मैं खुश, और बाकी सबकी चिंता तुम दोनों मत करो। थैंक यू आंटी, अनन्या ने कहा। खबरदार जो मुझे आंटी कहा तो। रीमा जी ने बहुत ही गुस्से होते हुए कहा कि आज से तुम भी मुझे माँ ही कहना। पहले तो अनन्या थोड़ी डर गई थी, पर फिर उनकी बात सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अनन्या उनके गले लग जाती है और कहती है कि थैंक यू माँ। अच्छा, अब रासू, तो इसका व्रत पूरा करके इसके साथ खाना खाकर ही आना। वैसे भी सुबह से तूने इसे बहुत परेशान किया है। वो तो ठीक है, पर पहले आपको घर छोड़ाऊं। वैसे भी चाँद निकलने में टाइम है। रीमा जी उससे कहती कि मैं अकेले चली जाऊंगी, पर शिवम और अनन्या नहीं मानते हैं। हार कर उन्हें शिवम के साथ ही जाना पड़ता है। शिवम उन्हें घर छोड़कर तुरंत अनन्या के घर की तरफ निकल जाता है। अनन्या के घर पहुंचकर शिवम उसे आवाज़ देता है, तो अनन्या कहती है कि वो अपने रूम में है। शिवम सीधे उसके रूम में चला जाता है। वहाँ अनन्या को देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। रेड कलर की साड़ी में अनन्या इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि शिवम वहीं जम गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे स्टेचू बोल दिया हो। वो बिना पलक झपकाए उसे देखता ही रहा। अनन्या उसे इस तरह शांत देखकर उसके पास आती है और कहती है कि क्या हो गया? आईएएस ऑफिसर शिवम मिश्रा, इतने शांति से खड़े हो? शिवम उसकी कमर पे हाथ रखते हुए अपनी ओर खींचते हुए कहता है कि आज तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो कि दिल कर रहा है आज ही तुमसे शादी कर लूँ। फ्यूचर का इंतज़ार कौन करे? अच्छा, पर मुझे तो अच्छे से हर एक रस्म एंजॉय करनी है अपनी शादी की। मैं ऐसे ही शादी नहीं करूँगी। अनन्या ने अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए कहा। वैसे तुम्हें देखकर बस एक ही गाना अभी याद आ रहा है। कौन सा गाना? अनन्या ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, शिवम ने भी कहा। अनन्या, बताना पड़ेगा, अभी ही बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें जो करना है करो। शिवम उसे परेशान करते हुए कहता है। ठीक है, रहने दे, मत बताओ। अनन्या उसे दूर होते हुए कहती। तभी उसे शिवम की आवाज़ सुनाई देती। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। उसकी आवाज़ सुनकर अनन्या कहती है कि तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी है, अब से मैं जब भी कहूँगी तो मुझे गाना सुनाओगे अपनी आवाज़ में। आपका हुक्म सराखों पे। शिवम ने नौटंकी करते हुए कहा। अच्छा, अब चलो बिना, मुझे बहुत तेज भूख लगी, चलो देखते हैं कि चांद निकला भी या नहीं। अनन्या ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। तुम्हारे चांद का तो पता नहीं, पर मेरा चांद तो मेरे सामने है, और तुम्हारे चांद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। कहीं तुम्हें देखकर उसे भी जलन ना होने लगे। ये सुनकर तो अनन्या के गोरे गोरे गाल लाल हो गए। वो शिवम का हाथ पकड़कर उसे छत पे ले आई, जहाँ चांद निकल चुका था। सबसे पहले अनन्या ने छलनी से चांद को देखा, फिर शिवम को देखा, फिर उसकी आरती करने के बाद शिवम उसे पानी पिलाता है और मीठा खिलाता है। फिर अनन्या से कहता है कि अरे, अब मेरे पैर भी तो छुओ, मैंने टीवी पे बहुत बार देखा है ऐसा। उसकी बात सुनकर अनन्या उसके पैर छूने आगे बढ़ती है। तब तक शिवम उसे अपने गले से लगाकर कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। अच्छा, अब ये थाली और छलनी मुझे दो। पर क्यों शिवम, तुम क्या करोगे? वही जो तुमने किया। अनन्या की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो कहती है कि शिवम, सीधे सीधे बताओ ना। अरे स्टूपिड लड़की, मैंने भी व्रत रखा है तुम्हारे लिए, और सुबह से भूखा प्यासा हूँ। शिवम की बात सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के आंसू थे। शिवम उसे रोते हुए देखकर कहता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या?
नहीं शिवम, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए दिन भर भूखे रहे और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अरे वो तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था। और रही बात भूखे रहने की, तो तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अनन्या ने उसे पानी पिलाया और मीठा खिलाया। फिर शिवम अनन्या से कहता है कि आप चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। शिवम अनन्या को साथ लेकर उसके घर से निकलता है। शिवम उसे एक फ्लैट में ले जाता है। अनन्या वहां पहुंचकर उससे पूछती है कि ये फ्लैट किसका है। ये फ्लैट पापा का है, उन्होंने खरीद कर रखा था। बट मम्मी को फ्लैट में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए ये फ्लैट बंद ही रहता है। बस कभी कभार मैं चला आता था यहाँ रहने के लिए। अच्छा, तो आज हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं, वो तो तुम्हें अंदर जाकर ही पता चलेगा। तो चलो अंदर। अंदर का नज़ारा देखकर अनन्या की आंखें चमक जाती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा भी कुछ करेगा। चारों तरफ हार्ट शेप के बैलून्स थे। पूरे रूम में कैंडल्स जगमगा रहे थे। हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली थीं। लग रहा था कि पूरा कमरा भीनी भीनी खुशबू से नहा रहा था। शिवम उसे चुप देखकर पूछता है कि कैसा लगा अनन्या। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये सब। पर तुमने ये सब कब किया। पर तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं अनन्या। और आज सुबह से इन्हीं सब चीज़ों में लगा हुआ था। वैसे ये तो पहला सरप्राइज है, अभी आगे आगे देखती जाओ। वैसे सरप्राइज तो देख लूँगी, पर मुझे भूख लगी है और तुम्हें भी बहुत भूख लगी है। आफ्टर ऑल सुबह से कुछ भी तो नहीं खाया है हम दोनों ने। हाँ, ये तो सच कहा तुमने अनन्या। पर आज मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, वो भी सब तुम्हारी पसंद का। चलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। और शिवम उसके लिए खाने की प्लेट ले आता है। प्लेट में फ्राइड राइस, चिली पनीर और साथ ही गुलाब जामुन देखकर अनन्या और शिवम दोनों के ही मुंह में पानी आ गया। दोनों ने साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद अनन्या शिवम से कहती है कि सच, इतना टेस्टी खाना मैंने कभी नहीं खाया। अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊं, फिर ये खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है। तुम मेरे साथ रहो, फिर तो मैं दुनिया से भी लड़ जाऊं। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। वैसे पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा भी या नहीं। अगर ना भी पसंद आए तो रख लेना, मुझे अच्छा लगेगा। अरे बुद्धू, तुम्हारी दी हुई हर एक चीज़ मुझे पसंद आएगी। अब जल्दी से दिखा दो, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है। अनन्या ने कहा। अरे तुम भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्ची बन जाती हो। पहले अपनी आंखें बंद करो, शिवम ने कहा। अनन्या जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, शिवम उसके गले में एक चैन पहना देता है जिसमें एक हार्ट शेप का पेडेंट होता है, जिसमें बहुत ही खूबसूरती से ए और एस लिखा होता है। अब अपनी आंखें खोलो और गिफ्ट देखो। अनन्या वो चेन देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू शिवम, लव यू सो मच, मुझे ये बहुत पसंद आया। अरे रुको, अभी तो एक गिफ्ट और है। और शिवम उसके रिंग फिंगर में एक अंगूठी पहना देता है। वैसे तो ये रिंग बहुत ही नॉर्मल है, पर इस रिंग में डायमंड और तुम्हारी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मैं लाऊंगा। ये वादा है मेरा। मेरी ज़िंदगी के असली डायमंड तो तुम हो। तुम मिल गए बस, और कुछ नहीं चाहिए। समझे मेरे बुद्धू। पर शिवम, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ। वो मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने मेरे लिए व्रत रखा है, नहीं तो मैं ज़रूर कोई गिफ्ट ले आती। ये तो अच्छा ही हुआ ना। अब मुझे जो भी चाहिए वो तो मैं ले सकता हूँ और तुम्हें देना पड़। अच्छा, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। अनन्या ने उसे गले लगते हुए कहा। तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जाओगे, हमेशा मेरे इतने ही पास रहोगे। हाँ शिवम, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे इतने ही करीब। अनन्या शिवम की आंखें बंद करते हुए उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए कहती है कि अब खुश ना। अनन्या के ऐसा करते ही शिवम उसे अपने और करीब लाते हुए कहता है कि अब अगर तुम मेरे पास इतने पास आओगी तो मैं कहीं बहक ना जाऊं। वैसे भी आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि क्या कहूँ, दिल कर रहा है कि आज ही तुम्हें अपना बना लो। पर मुझे पता है, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, मुझे बस तुम्हें इतने पास से देखना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनन्या की पलकें झुक जाती हैं और वो शिवम के सीने पर सर रख देती है। दोनों कुछ देर इसी तरह एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। फिर शिवम अनन्या को उसके घर छोड़कर अपने घर चले जाता है। अगली सुबह शिवम अनन्या को कॉल करके कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम से लखनऊ जाना पड़ रहा है, तो तुम अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा और परेशान मत होना। मैं वहां पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगा।
बाय, लव यू। अनन्या कुछ कहते उससे पहले ही फोन कट गया। उसे घबराहट होने लगी कि शिवम इस तरह अचानक से क्यों जा रहा है, जबकि उसे पता था कि आज अनन्या को वापस जाना है। फिर भी वो उससे बिना मिले ही चला गया। खैर, अनन्या शिवम के घर जाकर सबसे मिलकर निकल जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं पर शिवम अनन्या को फ़ोन नहीं करता है, और जब वो उसे फ़ोन करती है तो वो जवाब नहीं देता है। अनन्या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, पर वो क्या करे, उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार शिवम को हुआ क्या है। इसी बीच उसका ट्रांसफ़र वापस से बनारस में हो जाता है, तो अनन्या सोचती है कि वो अभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। वहीं जाकर वो शिवम को सरप्राइज़ देगी और उसके इस अजीब बर्ताव के बारे में भी जान लेगी। 1 हफ्ते बाद अनन्या वापस आ जाती है और वो शिवम को फ़ोन करती है। इस बार शिवम फ़ोन उठाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो मुझे तुमसे मिलना है। तुम मेरे फ्लैट में आ जाओ, वहीं बात करेंगे। शिवम की आवाज़ से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए अनन्या बिना समय गंवाए उसके फ्लैट पे आ जाती है। वहाँ आकर वो देखती है कि शिवम वहीं है। उसे देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो उसके गले लग जाती है, पर शिवम उसे खुद से दूर कर देता है। शिवम ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया और आज उसे ऐसा देखकर अनन्या दंग रह जाती है। क्या हुआ शिवम? कोई बात है क्या, या मैंने कुछ गलत किया है क्या? कोई बात है जिस वजह से तुम परेशान हो? और क्या हुआ, इतने दिनों से मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ पर ना तो तुम जवाब दे रहे हो, ना ही खुद फ़ोन करते हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आया हूँ, बस मेरी बात सुनो। आज के बाद ना मुझसे मिलना और ना ही मुझे फ़ोन करना। हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म। अब मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम अपने रास्ते और मैं अपने। जो भी मैंने कहा था वो सब भूल जाओ। तुम मजाक कर रहे हो ना शिवम? मुझे पता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो। अनन्या ने परेशान होते हुए कहा। नहीं अनन्या, मैं सीरियस हूँ। और हाँ सुनो, मैं सौम्या से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। तो तुम जितनी जल्दी ये बात एक्सेप्ट कर लो उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चली जाओ यहाँ से भी और मेरी ज़िंदगी से भी। और शिवम वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर तो अनन्या वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि शिवम ने ऐसा क्यों कहा। वो सोचती है एक बार शिवम से बात कर ले, पर शिवम उसका फ़ोन नहीं उठाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो शिवम के घर जाने का सोचती है, पर वहाँ जाकर वो देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वो क्या करे। बहुत कुछ सोचने के बाद उसने फैसला लिया कि वो दिल्ली चली जाएगी, अपनी बुआ के घर। और वो स्टेशन की तरफ जाती है। ट्रेन में बैठते ही उसने शिवम को मैसेज कर दिया कि वो जा रही है हमेशा हमेशा के लिए, अब कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। इधर जैसे ही शिवम ने ये मैसेज देखा, वो परेशान हो गया और उसे फ़ोन करने लगता है, पर अनन्या के फ़ोन की बैटरी लो होने की वजह से वो फ़ोन आंसर करती उससे पहले ही फ़ोन ऑफ हो गया। अनन्या सोचती है कि ठीक है, जैसा शिवम चाहता था वैसा ही करेगी, हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। यहाँ शिवम बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि आज उसने वो किया जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और वहाँ अनन्या बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी, क्योंकि आज शिवम ने वो किया जो उसने कभी भी सोचा नहीं था। उसका दिल टूट चुका था। अचानक से शिवम को आरुष का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि जिस ट्रेन से अनन्या दिल्ली जा रही थी उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग मर गए। ये सुनकर शिवम का दिल बैठ जाता है। 5 साल बाद हरिद्वार हर की पौड़ी घाट, एक लड़की गंगा घाट पे बैठी अपनी ही दुनिया में गुमती, जैसे गंगा मैया से कई सारे सवाल कर रही हो। उसकी आंखों में बहुत दर्द था, जिसकी दवा पता नहीं उसे मिलेगी भी या नहीं। तभी पीछे से एक लड़का आकर उसके पास बैठते हुए कहता है कि अरे, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें हर जगह खोज रहा हूँ। तुम्हें तो पता है मेरी माँ के जाने के बाद यही मेरी माँ है। मुझे इनसे बहुत कुछ मिला है और जब भी मेरा मन अशांत रहता है मैं इनके पास आ जाती हूँ। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे अभी? तुम्हें तो पता है कि कुहू और तुम्हारा नन्हा शहजादा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि अगर उनका बस चले तो वो तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर ना होने दे। उन दोनों ने होटल के कमरे में तूफान मचा दिया है। अब जल्दी चलो अनन्या, वरना ये तूफान गंगा मैया तक आ जाएगा। हाँ हाँ चलो। और दोनों होटल पे आ जाते हैं। कमरे में आते ही अनन्या और अभी के शक्ल पे 12 बज जाते हैं। कुहू डुगू ये सब क्या है? इसीलिए मैं तुम दोनों को साथ नहीं लाना चाहती थी। मुझे पता था कि तुम दोनों कुछ ऐसा ही करोगे। सॉरी मम्मा,
वो कुहूदी ने अकेले अकेले ही चॉकलेट खा ली, मुझे नहीं दिया। नहीं अनुदी, बात वो नहीं है, ये तो सो रहा था और मुझे भूख लगी थी, मैंने ही चॉकलेट खा लिया। अब ये मुझसे झगड़ा कर रहा है। उफ, चुप करो तुम दोनों, हमेशा टॉम एंड जेरी की तरह फाइट करते हो, कभी शांत भी रहा करो। और अनन्या ने अपना सिर पकड़ लिया। मम्मा आपका सिर दुख रहा है ना, लाइए मैं आपका सिर दबा दूँ। और वो अनन्या का सिर दबाने लगा। तब तक कुहू उसके लिए पानी ले आई। दी, पानी पी लीजिए। जो भी कहो अनन्या, ये दोनों हैं बहुत नौटंकी, पर तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब गुस्सा छोड़ दो और माफ़ कर दो इन्हें। आप तो रहने दीजिए मामू, आपने इन्हें बताया होगा कि हम दोनों यहाँ फाइट कर रहे हैं, कुहू ने कहा। वाह, ये बहुत सही है। दोनों लड़ाई करते हैं, फिर अनन्या को मनाते हैं और उसके ना मानने पर सारा ब्लेम मुझ पर डाल देते हैं। तुम दोनों का हमेशा का यही है। मुझे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए तुम लोगों के बीच में। हमेशा ऐसा लगता है जैसे तुम तीन एक टीम में और मैं अकेला। अरे अभिमन्यु, तुम कहाँ इन दोनों के बातों में आ रहे हो? अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पूजा में भी जाना है। कुहू डुग्गू जल्दी से तैयार हो जाओ। जो हुकुम मैडम। ये सुनकर अनन्या को अपना बीता हुआ कल याद आ गया और उसकी आंखें नम हो गईं। पर बड़ी ही सफाई से उसने अपने आंसू छुपा लिए। अभी ने उसके आंसू देख लिए, पर वो इस समय उसे कुछ नहीं कहना चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। चारों तैयार होकर घाट पे चले जाते हैं पूजा के लिए, जहाँ पंडित जी पूजा की सारी तैयारी कर चुके होते हैं। पूजा खत्म होने के बाद कुहू और डुग्गू वहाँ के गरीबों में कुछ कपड़े और खाने का सामान दान करते हैं। वहीं अभी अनन्या से कहता है कि तुम पिछले 4 सालों से मेरे साथ यहाँ रह रही हो इस पूजा के लिए। थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो शायद ही मैं इतना कुछ कर पाता। 5 साल पहले जब उस एक्सीडेंट में जब दी और जीजू की डेथ हो गई, उसके बाद से तो उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था। अगर तुम साथ ना देती तो शायद आज हम सब इतने खुश नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं अभी, और बीती बातों को याद करने से अब कुछ नहीं होगा। चलो, आज ही हमारी फ्लाइट भी है, हमें होटल से चेकआउट भी करना है। हाँ चलो। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में मुस्कान सुबह से आरती की थाली लेकर बैठी थी। माँ देखो ना, भैया आज भी इतना इंतजार करवा रहे हैं, इन्हें तो बस अपने काम से मतलब है और कुछ नहीं। मुस्कान चुप कर, रासू अभी आता ही होगा। रिधिमा अंदर आते हुए कहती कि तू आज भी उसे परेशान कर, बस एक तो वो सारा दिन काम में उलझा रहता है, आज तो उसे चैन से रहने दे। दी, आप तो कुछ बोलो ही मत, हमेशा की तरह आज भी भैया की ही साइड लो। वैसे ये बताओ कि मिष्टी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मासी, वो पापा की गाड़ी पार कर रहे थे तो मैं उनके साथ ही रुक गई। मिष्टी दौड़कर आते हुए मुस्कान की गोदी में चढ़ जाती है। एक बार यहाँ भी देख लो मुस्कान। अरे जीजू, आपको कैसे बोल सकती हूँ, आप लोगों का ही तो इंतज़ार रहता है। आप लोग आते हैं तो थोड़ी चहल पहल रहती है, वरना सबको हंसने पे भी टैक्स लगता है। अरे नितिन बेटा, आप लोग आ गए। रीमा जी अपने कमरे से आते हुए कहती है, नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? और बाकी सब ठीक है जीजू, सिर्फ आपके साले साहब को छोड़कर। उनका सड़ूपन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तभी शिवम नीचे आते हुए सब सुन लेता है। अच्छा तो मैं सड़ूं? कम से कम तेरे जैसा फालतू की बकवास तो नहीं करता। और जीजू आप भी क्या इसकी बातों में लगे? अरे नहीं साले साहब, आप तो जानते हैं कि मैं किसी की भी साए बात सुन लूँ, पर रहूँगा हमेशा आपकी तरफ। वैसे भी आपका मेरा रिश्ता जीजा साला का कम और दोस्तों वाला ज़्यादा है। चलिए मामू, अब बातें बाद में करेंगे। मम्मी पापा आपके लिए केक लाए हैं, पहले वो कट करते हैं। मिष्टी ने नौटंकी करते हुए कहा। अरे मिष्टी पहले रुक जाओ, अभी तो राजकुमार की आरती उतारी जाएगी, फिर माँ के लाडले केक काटेंगे। चलो अब सारी बकवास बंद करो और आशु तू यहाँ आ जा। रीमा जी आरती की थाली लाते हुए कहती हैं। शिवम की आरती करने के बाद सब मिलकर केक काटते हैं। सब शिवम को उसके जन्मदिन की बधाई देते हैं और उसे केक खिलाते हैं। शिवम भी सबको केक खिलाने के बाद सबसे अलग खड़ा जाता है। इन सब के बीच होकर भी शिवम को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। एक इंसान की कमी जिसे शिवम कभी भुला नहीं सकता। अगर आज वो होती तो सब कुछ कितना अलग होता, पर नहीं, किस्मत को तो ये सब मंजूर ही नहीं था। ये सब सोचकर शिवम की आंखें नम हो गई, जिसे सिर्फ नितिन ने देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा शिवम, चलो मेरे साथ, सबके लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं। नहीं जीजू, आप रहने दीजिए, मैं मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं साले साहब,
चलिए ना, हम दोनों ही लेकर के आते हैं और इसी बहाने आपके साथ एक राइड हो जाएगी। ओके जीजू, आप आ जाइए, मैं बाहर हूँ। दोनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं और आइसक्रीम का ऑर्डर देकर वहीं बैठ जाते हैं। अच्छा, आप ये बताओ शिवम, क्या हुआ, आज इतने परेशान क्यों? देखो, तुम्हें पता है कि तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, वैसे भी तुम अपने दिल की बात किसी से कहते नहीं हो। जीजू, आपको क्या बताऊं, आप तो सब जानते हैं मेरे लिए वो क्या है। अगर आज वो मेरे साथ होती ना, तो सब कुछ अलग ही होता मेरी ज़िंदगी में। पर सिर्फ मेरी वजह से ही मेरे साथ नहीं है। मैंने अपनी बेवकूफ़ी से उसे खो दिया। आज वो मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है। उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। इससे ज़्यादा शिवम कुछ नहीं कह पाया। उसके शब्द उसके गले में ही रह गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नितिन उसे संभालते हुए कहता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। उस समय तुम मजबूर थे। अगर उसे पता होता कि उस समय तुम कितनी बड़ी मुसीबत में थे, तो वो तुम्हें कभी भी गलत नहीं समझती। और एक बात ये सोचो, आज वो जहाँ भी है, तुम्हें इस तरह देखकर इतनी दुखी होगी, और तुम कब तक अपनी ज़िंदगी को वहीं रोक कर रखोगी? तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। कितना आगे बढ़ूं अपनी ज़िंदगी में और कैसे? मैं आप सबको कैसे समझाऊं कि वो मेरी ज़िंदगी थी? उसके बिना मैं सिर्फ सांस ले रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी तो वहीं थम गई है। अच्छा साले साहब, ये सब छोड़िए और ये लीजिए, एक सिगरेट का पैकेट देते हुए नितिन ने कहा। क्या जीजू, आपको पता है, उसने मुझे अपनी कसम दी है, और अगर उसे पता चला तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी, और मैं अपनी ज़िंदगी को नाराज़ नहीं कर सकता हूँ। अब चलिए, वरना मेरा तो पता नहीं, पर दीदी आपको नहीं छोड़ेंगी। हाँ हाँ चलो, वैसे भी वो एक बार नाराज़ हो गई तो मेरी अच्छी खासी परेड हो जाएगी। दोनों हंसते हुए आइसक्रीम लेकर घर की तरफ चले जाते हैं। क्या ये वही अनन्या है जो उस हादसे में मरी बताई गई थी? अगर हाँ, तो पिछले 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।